आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 4 मार्च 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों पोर्टल से कुछ चुनिंदा खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन की मिलिट्री मदद रोकी, यूरोप ने फौरन पेश किया भारी भरकम नया डिफेंस प्लान, इसराइल ने कहा हम सीज फायर के फेज 2 के लिए तैयार लेकिन हमास के लिए रख दी नाकाबिले मंजूर शर्त, सीनियर हमास ऑफिशियल का बयान, इस्राएली हुकूमत नाकेबंदी और भुखमरी से नहीं कर सकती ब्लैकमेल, नहीं डालेंगे हथियार, सऊदी और लेबनीज लीडर्स ने ताइफ एग्रीमेंट और लेबनान की सॉवरेनिटी के लिए अपने कमिटमेंट को दोहराया, और अमेरिका में भी अंधभक्तों की नहीं है कमी। रिपब्लिकन पार्टी के नुमाइंदे ने $100 के नोट पर बेंजामिन फ्रैंकलिन की जगह डोनाल्ड ट्रंप का फोटो लगाने का दिया मशवरा। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। यूक्रेन के ऊपर ट्रंप ने हथौड़ा मारा है। ट्रंप ने यूक्रेन की मिलिट्री मदद रोक दी है। यूरोप ने फौरन एक नया भारी भरकम डिफेंस प्लान यूक्रेन की मदद के लिए पेश कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मिलिट्री एड पॉज सामने आया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए तमाम मिलिट्री मदद पूरी तरह से रोक दी है। व्हाइट हाउस में यूक्रेनी सदर जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो गर्मा गर्म बहस हुई थी उसे इस फैसले की वजह माना जा रहा है। उस बहस में जितनी किरकिरी जेलेंस्की की हुई थी उससे कहीं ज्यादा ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया गया था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के दौरान यूक्रेन के हाथ काटने की कोशिश की तो यूरोप ने फौरन आकर यूक्रेन की मदद के लिए 800 बिलियन यूरोस का डिफेंस प्लान पेश कर दिया। 800 बिलियन यूरोस, आई थिंक डॉलर में, अमेरिकन डॉलर में 841 बिलियन डॉलर बनता है। यूक्रेन की तरह जो है यूरोप को भी रशिया से खतरा है, इसीलिए ये प्लान यूरोप ऐसे देख सकते हैं कि यूरोप खुद को बचाने की कीमत भी अदा कर रहा है यूक्रेन को पुश करके। यूरोपीय यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयन ने एक नया प्लान पेश किया है जिसमें 800 बिलियन यूरोस यूरोपियन डिफेंस के लिए रखे गए हैं, जिसमें यूक्रेन को फौरन मिलिट्री सपोर्ट देना शामिल है। ट्रंप का जेलेंस्की पर इल्जाम क्या है वो समझ लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जो मदद काटी है, भाई एड रोकी है, उसका क्या मकसद है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जेलेंस्की असल में अमन नहीं चाहते हैं और ऐसा तब तक चलेगा जब तक उनको अमेरिका का सपोर्ट मिलता रहेगा। तो ट्रंप का यह फैसला यूक्रेन की रशिया के खिलाफ जंग लड़ने की कोशिशों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। लेकिन क्या यूरोप की मदद यूक्रेन के लिए काफी होगी? क्या इस मदद को यूक्रेन के लिए यूरोपीय यूनियन कंटिन्यू कर पाएगा? यह भी देखना होगा। उधर रशिया ने कहा है कि अमेरिका से अगले राउंड की बातचीत की लोकेशन पर बात करना भी जल्दबाजी होगी। यह बयान क्रेमलिन से आया है। रशियन प्रेसिडेंट के ऑफिस यानी क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन है डिमित्री पेस्कोव, उन्होंने कहा कि अभी यह कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि अगला राउंड किस जगह होगा। आपको याद होगा ना दोस्तों कि पहली बार दोनों ममालिक के हाई लेवल टॉक्स सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाद में इसी 18 फरवरी को हुई थी। यानी अमेरिका से ताल्लुकात नॉर्मल करने में रशिया कोई जल्दबाजी करने के मूड में नजर नहीं आना चाहता या नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जल्दबाजी में सामने वाली पार्टी की शर्तें भारी हो जाती हैं। लिहाजा खिचड़ी पका के हल्के एक दिए पे खिचड़ी पकाकर रूस आगे बढ़ना चाहता है सीज फायर की तरफ, ताकि वो भारी दिखे। अब बात गजा और इसराइल की। एक सीनियर हमास ऑफिशियल ने बयान दिया है कि इस्राएली हुकूमत फलस्तीनी आवाम को नाकेबंदी और भुखमरी जैसे जुर्म से ब्लैकमेल नहीं कर सकती। उन्होंने जोर देकर कहा कि रेजिस्टेंस के हथियारों पर कोई समझौता नहीं होगा, यानी हम हथियार नहीं डालेंगे, यानी सीज फायर को आगे बढ़ाने की शर्त पर हमास हथियार नहीं डालेगा और ना सरेंडर करेगा। यह हमास की तरफ से क्लियर किया गया है। सीनियर हमास ऑफिशियल सामी अबू जोहरी ने इसराइल की तरफ से गजा में इंसानी मदद को रोकने और राहत क्रॉसिंग बंद करने के फैसले की कड़ी मजम्मत की और इसे वॉर क्राइम करार दिया। सामी अबू जोहरी ने कहा, इसराइल की नाकेबंदी और भुखमरी की धमकियां हमें डराने के लिए हैं, लेकिन उनका कोई असर हम पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू सीज फायर समझौते को तोड़ने और नई शर्तों के साथ बातचीत पर मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हम किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। अब इसराइल की तरफ से एक शर्त आई है कि हम तो दूसरे फेज पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले गजा का डीमिलिटराइजेशन हो और सभी होस्टेजेस आजाद किए जाएं। जरा समझिए, इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर
गिदियोन सार हैं। उनका कहना है कि गजा का फेज 2 तभी शुरू होगा, गजा सीज फायर का, जब हमास अपने हथियार डाल दे और तमाम इजरायली होस्टेजेस को वापस कर दे। सोचिए हमास इसके लिए कैसे राजी होगा, उससे सरेंडर करने को कहा जा रहा है। यानी शर्त वो रखी गई है जिसे मानना ही नामुमकिन है। तो फिर साफ है कि ये शर्त जंग वापस शुरू करने के लिए रखी गई है। ये बयान तब आया है जब मिस्र की कैपिटल काहिरा में अरब ममालिक के लीडर्स एक काउंटर प्लान को अनवील करने के लिए एक अहम समिट कर रहे हैं। ये प्लान ट्रंप के गजा टेक ओवर प्रपोजल का जवाब देगा। आप याद रखिए कि जो काहिरा में मीटिंग चल रही है उसकी बहुत डिटेल्स अभी सामने नहीं आई, क्योंकि ये चल रही है। जैसी इसकी डिटेल्स सामने आएंगी हम आपको इस मीटिंग के बारे में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये गजा की फिर से तामीर पर और डोनाल्ड ट्रंप के प्लान के जवाब में बड़ी अहम मीटिंग बुलाई गई, इमरजेंसी मीटिंग है। लिहाजा इस पर खबर और तफसील से खबर तो बनती है, आगे बताएंगे। बढ़ते हैं आगे सर। 7 अक्टूबर की नाकामी के बाद इसराइल की लोकल इंटेलिजेंस शिन बेत का चीफ रोनेन बार भी इस्तीफा देने जा रहा है, लेकिन एक शर्त के साथ। शिन बेत का चीफ रोनेन बार, उसने हिंट दिया है कि वो अपने ओहदे से तब तक रिजाइन नहीं करेगा, इस्तीफा नहीं देगा, जब तक गजा से बाकी होस्टेजेस की रिलीज नहीं हो जाती। रोनेन बार ने यह भी कहा कि वो 7 अक्टूबर के हमलों की तहकीकात के लिए एक स्टेट इन्वेस्टिगेशन कमेटी की इस्टेब्लिशमेंट को इंश्योर करेगा। बार ने कहा कि जैसे ही ये सब हो जाता है वो अपने डिप्टी को अपनी कुर्सी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। 7 अक्टूबर 2023 को मिली नाकामी के बाद इसराइल का चीफ ऑफ स्टाफ भी ओहदा छोड़ने का ऐलान कर चुका है, लेकिन एक नेतन्याहू है जो कुर्सी से चिपका रहना चाहता है, क्योंकि उसके नाम सिर्फ ये नाकामी नहीं बल्कि करप्शन के भी कई मामले दर्ज हैं जो उसको जेल तक पहुंचा सकते हैं। अब बात ईरान की। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने जेलों में बंद 2800 ईरानी कैदियों की सज़ा में राहत देने का ऐलान किया है। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की खबर के मुताबिक आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने 2800 ईरानी कैदियों को माफ़ करने या उनकी सज़ा में राहत देने के लिए तजवीज़ की मंजूरी दे दी है। तस्नीम के मुताबिक ये माफ़ी जुडिशरी चीफ गुलाम हुसैन मोहसिनी एजी के दरख्वास्त पर दी गई है, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफर सादिक की मिलाद के मौके पर पिछले साल रबीउल अव्वल की 17वीं तारीख पर तय हुई थी। सऊदी अरब और लेबनान के लीडर्स ने अरब ताउन को बढ़ाने और रीजनल और इंटरनेशनल मामलात पर अपनी पोजीशंस को कोऑर्डिनेट करने की अहमियत पर जोर दिया है। दोनों ममालिक ने ताइफ एग्रीमेंट को मुकम्मल तौर पर अमल में लाने की ज़रूरत पर दोबारा जोर दिया है। ताइफ सऊदी अरब की एक जगह है, वहाँ एक एग्रीमेंट हुआ था। ताइफ एग्रीमेंट जो लेबनान की सिविल जंग को ख़त्म करने के लिए किया गया था, वो 1989 में सऊदी अरब में ही तैयार किया गया था। लेबनानी प्रेसिडेंट जोसेफ आउन से रियाद में मुलाकात के दौरान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने लेबनान की खुद मुख्तारी को उसके तमाम इलाकों पर बरकरार रखने, हथियारों को सिर्फ लेबनीज स्टेट यानी लेबनान के ऑफिशियल आर्मी तक महदूद करने और लेबनीज फ़ौज के कौमी किरदार की हिमायत करने की अहमियत का भी जिक्र किया। इसके अलावा इसराइली फ़ौज के लेबनान के तमाम इलाकों से निकलने की भी डिमांड की। MBS की डिमांड्स लेबनानी हुकूमत की खुद मुख्तारी की हिमायत करती हैं, जिसमें हिज़्बुल्लाह का रोल कम होता दिखता है, और ये इसराइली फ़ौज को भी बाहर करने का जिक्र करते हैं। क्या सऊदी अरब की ये जितनी भी बातें हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से जो पॉइंट्स सामने रखे गए हैं जॉइंट कॉन्फ्रेंस में, उन सब से ये सब निकलता है। अब ज़रा डॉलर वाली खबर लेते हैं। हमने आपसे कहा था कि अंधभक्तों की कमी दुनिया में कहीं नहीं है, या यूं कहें कि कुछ भी बोल देने वाले। अब हमारे यहाँ थे बहुत से लोग बता रहे थे कि उन साहब ने, जो महामानव हैं, जो आंखों से देखते हैं तो लेज़र किरणें निकलती हैं और चाइना भस्म हो जाता है, उन्होंने बताया था कि रूस और यूक्रेन की जंग भी रुक दी गई थी एक फ़ोन पर। हाँ सुनो लाला, गोली तुम बंद करो, गोला तुम बंद करो। वैसे ही कुछ लोग अमेरिका में भी हैं। क्या तजवीज़, अभी बताता हूँ मैं आपको। रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन है, उन्हीं की पार्टी के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं ब्रैंडन गिल। उन्होंने एक लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस किया है मंडे को कि
डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा होना चाहिए $100 के नोट पर, क्योंकि अभी तक तो सब जानते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन का ही चेहरा होता है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा होना चाहिए $100 के नोट पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत शानदार काम किया। ये जो बिल पेश किया गया है ना, इसका नाम रखा गया है गोल्डन एज एक्ट ऑफ 2025। बताइए, मतलब गोल्डन एज आ गई है अमेरिका में। सड़कों पर नशेड़ी पड़े हुए हैं, बेघर लोग हैं, बेरोजगारी भरी पड़ी अमेरिका में, इधर से उधर से फंड जुटाया जा रहा है, कर्जा चढ़ता चला जा रहा है, और गोल्डन एज एक्ट आ रहा है अमेरिका में। इसे को स्पॉन्सर्ड किया है ट्रॉय नेहल्स ने, और कह रहे हैं कि अमेरिका में गोल्डन एज डोनाल्ड ट्रंप ला रहे हैं और कोई नहीं ला सकता, लिहाजा उन्हें टोकन ऑफ लव के तौर पर, मोहब्बत की निशानी के तौर पर, या कहते हैं ना कि उनके एहतराम के तौर पर $100 के नोट पर डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा होना चाहिए। और बाकायदा ये इसको लेकर फोटो भी छप गए। यार मतलब अजीब चगल्लस चल रही है दुनिया भर में है? तुर्की के ड्रोन इराक के ऊपर मंडरा रहे हैं। वैसे भी फरवरी में तुर्की ने कहा था कि जो जो तुर्की के दुश्मन हैं, रजब तैयप एर्दोगान ने कहा था, कुर्द लड़ा के, हालांकि मेन कुर्दिश पार्टी पीकेके से उनका समझौता हो गया, उन्होंने हथियार डाल दिए, लेकिन अब भी कुछ लोग हैं जो तुर्की के दुश्मन हैं, वो जो इराक के इलाकों में एक्टिव हैं, तुर्कियों ने अपने ड्रोन से निशाना बना सकता है, लेकिन ये क्या इराक की खुद मुख्तारी पर हमला नहीं होगा? फिलहाल ड्रोन्स मंडरा रहे हैं नॉर्दर्न इराक में, कंदिल माउंटेन है, वहाँ पर बताया गया है कि कुछ तुर्की के दुश्मन, कुछ फाइटर्स, कुछ बागी छुपे हुए हैं, उनको ठिकाने लगाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।